दोस्तों नमस्कार। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस टेस्ट नंबर 3 में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि पारंपरिक क्वेश्चन है। इसमें करंट अफेयर्स शामिल नहीं हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस और आरओ में पूछता है ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन मान लेते हैं करंट अफेयर्स पूछता है, तो 120 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और 110 क्वेश्चन आरओ में ट्रेडिशनल पूछता ही है। तो जिसमें ज्योग्राफी का भी बड़ा सेक्शन है। तो इस तरह से हम पारंपरिक जो टेस्ट है इनको देख लेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो कम से कम समझ लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मान लीजिए कि फंस जाएगा इसी से। मिनिमम 3 क्वेश्चन को मान के चलिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्ष में पूरी हो जाती है। तो 10 वर्ष है, 11 वर्ष है, 12 वर्ष है, 13 वर्ष है। तो इसका आंसर होगा बी, 11 वर्ष में एक सौर कलंक की जो वर्षों में पूरी हो जाती है। तो बी आंसर सही होगा इसका, बी। अब सौर कलंक क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो सौर कलंक वो होता है जैसे सूर्य की किरणें जहाँ से निकलती हैं या जो सूर्य की ज्वाला जहाँ से निकलती है उसके सरफेस पे सूर्य के क्या होता है कि काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये काले धब्बे जो पड़ते हैं ये अपेक्षाकृत अपने अगल बगल के एरिया से ठंडे होते हैं, और इनमें से इनकी बनने या बिगड़ने की जो प्रक्रिया होती है 11 वर्षों में पूरी होती है। तो उसी को पूछा है कि एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने साल में पूरी होती है। तो 11 साल में पूरी हो जाती है। और इस सौर कलंक जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं वहाँ से प्रबल चुंबकीय विकिरण निकलता है, उत्सर्जन होता है उसका, जो हमारे जो बेतार संचार है, मतलब कि जो सैटेलाइट हो गई, रेडियो हो गई, ये सब जो संचार हैं उनको काफ़ी प्रभावित करते हैं ये। तो इसका आंसर बी होगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बुध ग्रह के बारे में पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये सत्य है, सबसे छोटा ग्रह है। यह पृथ्वी से निकटतम है। तो क्या पृथ्वी से निकटतम है? पृथ्वी से सबसे निकटतम शुक्र है। तो ये गलत है, निकटतम नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। तो ये सही है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। तापांतर मतलब कि दिन का ताप और रात के ताप में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, सर्वाधिक है इसमें। तो इसका आंसर बी होगा। यह पृथ्वी के से सबसे निकट ग्रह नहीं है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह शुक्र है। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे विचार करना है आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो क्या ऐसा ही है? और इसमें पृथ्वी सूर्य से निकट स्थिति में होता है। तो उपसौर में ये बात सही है कि 3 जनवरी के आसपास होता है, और इसमें पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे निकट स्थिति में होती है। तो ये बात ठीक है। अब ये मत कहिए कि जनवरी में तो ठंडी होती है तो कहाँ से नज़दीक हो गया। तो हमारे यहाँ नज़दीक पूरा ओवरऑल पृथ्वी की बात हो रही है, ये हमारे यहाँ से सिर्फ बात नहीं हो रही है। तो इसका सी सही है, सी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो मकर रेखा पे कौन सा देश स्थित नहीं है। तो मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, जो साउथ में है। नॉर्थ वाली को कर्क रेखा कहते हैं। तो ठीक है, 0 डिग्री से नॉर्थ में जो कर्क रेखा है और दक्षिण में मकर रेखा है। तो अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, सूडान कौन सा स्थित नहीं है। तो सूडान स्थित नहीं है इसमें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सूडान नहीं है। तो मकर रेखा पे अर्जेंटीना और चिली ब्राज़ील से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। याद करिएगा मकर रेखा पे कौन से देश हैं, तो किसी बुक में दिया हुआ है उसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोबर संधि, कुक जल संधि, डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो आंसर इसका होता है बेरिंग जल संधि, इसका आंसर है। डी वाला आंसर सही है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि को अंतर्राष्ट्रीय तिथि से ही, बेरिंग जल संधि से ही होकर 180 यामोत्तर निर्धारित होती है, जो काल्पनिक रेखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह रसिया और बेरिंग जल संधि रसिया और अलास्का के बीच में है। 6वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच असंबद्धता कहलाती है। तो निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता है। तो 6वें को बताइए।
इसको मोह असंबद्धता कहते हैं। ए सही है। ए ठीक है, ए वाला। ये असंबद्धता होती क्या है कि जहाँ पे पृथ्वी के जो क्रस्ट तक पहुँचने में, पृथ्वी की सतह से जब हम क्रस्ट में पहुँचते हैं तो पृथ्वी के कुछ दूर जाने के बाद घनत्व में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आते हैं। तो जहाँ पे घनत्व में बहुत अधिक चेंज आता है तो उसके ट्रांजिशन स्टेट को हम असंबद्धता कहते हैं। तो वो निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जहाँ पे चेंज आता है, जो संक्रमण क्षेत्र है, उसको मोह असंबद्धता कहते हैं। तो ए वाला आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन हो गया, 7वें पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो क्या ऐसा ही है? बताइए सोच के, याद है तो। सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी की सतह पर 8 मिनट में पहुंच जाती है। तो लगभग 8 मिनट में पहुंच जाती है, तो बात ठीक है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 2.4 सेकंड में पहुंच जाता है। क्या ये सही है? तो इसका पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग 1.2 सेकेंड का समय लेता है और 8 मिनट और 20 सेकेंड में लगभग सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पहुंचता है। तो 1.2 है, 1.2 सेकेंड है ये वाला। तो इसका ए सही है, 1 और 2 सही है, बाकी दोनों एक गलत है, तीसरा वाला गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बताइए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीज, निकिल। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा। ए, ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है, 46% मात्रा होती है इसकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय में पाए जाते हैं, अवसादी में पाए जाते हैं, कायांतरित में पाए जाते हैं और अधिविलयता चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका बी आंसर सही होगा, अवसादी में पाए जाते हैं। तो 9वें का बी होगा। कैसे पाए जाते हैं? तो सबसे हमारी प्रमुख चट्टान होती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, और जब इसका अपक्षय और अपर्दन होता है, जब केमिकल वेदरिंग या अपक्षय अपर्दन कहते हैं जिसको, वो होता है तो टूटती फूटती हैं। जब टूट फूट के उसके नीचे फैलती हैं तो बहुत से वनस्पतियाँ उगती हैं, घास उगती हैं, और कालांतर में लगातार ऐसा काम होता रहता है। तो कभी उसमें कोई जीव मर गया या फिर पत्तियाँ टूट के गिर गई, तो उसमें जो क्या होता है, जीव जानवरों की हड्डियाँ, सूक्ष्म जीव पनपते हैं और वो एक मिट्टी लगातार बनती जाती है। तो अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र प्रदेश कहा जाता है। बताइए, कहा जाता है? ठीक है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। दूसरा सही है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। तो पहला तो ठीक है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच को कहा जाता है, ये तो ठीक है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता इसके बारे में बताते हैं। और तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है, बारहमासी वर्षा होती है मगर सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है। तो तीसरा गलत है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ रोज़ शाम को बारिश हो जाती है, तो यहाँ नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। 10वें का ए हो जाएगा, एक सही है। और ये सूर्य यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी इसलिए होती है क्योंकि सूर्य जो तप है बहुत अधिक नहीं मिलता है यहाँ पे, मगर बादल दिन भर रहते हैं यहाँ पे। तो बादलों की वजह से जो होता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उमस होती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये ग्रामीण नंबर क्वेश्चन है, पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल में धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अनुलोम विकिरण, प्रतिलोम विकिरण, लघु विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातल में, तो मान लीजिए कि ये वायुमंडल है, ये धरातल है और ये वायुमंडल है। तो ये पूछ रहा है कि जब जो वायुमंडल से धरातल की ओर, वायुमंडल में जो अवशोषित ऊष्मा से धरातल की ओर पुनः जब सतह की ओर वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो पुनः जब ये आता है तो उसको प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। तो बी आंसर सही है इसका। 11वें का बी सही है, प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। और इसी कारण हमको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैस, जब हम ज़्यादा गैस का उत्सर्जन करते हैं
तो इस तरह की परिस्थितियाँ बन जाती हैं प्रतिलोम विकिरण की। तो ये इसका 11वें का बी सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? एल्बिडो का मतलब होता है कि प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर देना। जितना प्रकाश आता है तो उसमें कुछ मतलब कि थोड़ा मोड़ा 1-2% अवशोषण करे या बाकी को परावर्तित कर दे, उसको एल्बिडो कहते हैं। तो सर्वाधिक एल्बिडो हिम आच्छादित सतह करती है, तो इसका डी आंसर होगा, 12वें का डी होगा एल्बिडो। क्योंकि देखिए बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हमको एकदम सफ़ेद चमकती हुई दिखाई देती हैं। वो इसीलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वहाँ पे जो अवशोषण नहीं होता है सनलाइट का, अवशोषण हो जाता तो काली दिखाई देने लगती। तो डी आंसर सही है इसका 12वें का। लगभग 70 से 90% ऊष्मा का पुनः परावर्तन कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा। 70 से 90% का परावर्तन करता है ये एल्बिडो। हिम जो होता है, बर्फ़ होते हैं जो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्रता सर्वाधिक होती है? तो आर्द्रता ह्यूमिडिटी सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, उपोष्ण निम्न दाब क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। तो हम बताए हैं आपको कि जो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं वहाँ दिन भर बादल होते हैं, शाम को बारिश होती है, उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो उमस तभी होती है जब आर्द्रता सर्वाधिक होती है। तो 13वें का ए आंसर सही होगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक उमस होती है। 14वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा गलत है बताना है। भूमध्य रेखा के बारे में पूछ रहा है। 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ वाले में बता रहा है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच है। तो कौन सा सही नहीं बताना है। तो इसका विस्तार, भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी का विस्तार पूछ रहा है, तो इसका विस्तार 14वें नंबर क्वेश्चन, 14वें नंबर का कौन सा सही नहीं बताना है। तो इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच है। ये सही है। यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है। तो क्या ये सही है? ठीक है। तो यहाँ इसको देखते हैं, अभी बताते हैं इसके बारे में। बी वाले के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यह वर्षा की मात्रा, यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। तो ये बात सही है। यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। तो ये भी ठीक है। तो अब बताते हैं, यहाँ संवहनी वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा संवहनी होती है, मगर इस क्षेत्र में पर्वत तो हैं ही, तो जहाँ पे पर्वत होंगे वहाँ पर्वतीय वर्षा होगी। तो केवल संवहनी वर्षा, ये गलत है। तो बी आंसर इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पे पर्वत हैं, पर्वत भी हैं। तो पर्वत जहाँ रहेंगे वहाँ संवहनी वर्षा के अलावा पर्वतीय वर्षा भी, बारिश भी होगी। तो ठीक है, तो बी वाला गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक्सट्रीम ये स्टेटमेंट है, यहाँ केवल बताया है संवहनी वर्षा होती है, तो ये गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किसके वर्गीकरण के अंदर रखा जाता है? तो इटली कहाँ है? तो इटली जो है भूमध्य सागरीय एक देश है। तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। तो डी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। सामान्य तुल्य जलवायु नहीं है, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु नहीं है, उष्ण मानसूनी जलवायु नहीं है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। और भूमध्य सागरीय जलवायु में हमेशा साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, खट्टे फल होते हैं। तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में जो है हिंद महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर संबंधित है। 16वें का सी, ये जलधारा वाले वीडियो में बताए हैं, याद रखिएगा। सी आंसर सही है। सॉरी, कहाँ गया? सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन 17वां है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेप क्रिया से बनती है? तो पवन की निक्षेप क्रिया से कौन सी भू आकृति बनती है? तो बरखान, बजाद, ड्रमलिन और बालुका। तो बताइए कौन सा बनता है? पवन की निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा बरखान बनता है। पवन की निक्षेप प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है बताइए? तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेप प्रक्रिया द्वारा नहीं बनता है, इसमें होना चाहिए नहीं बनता है। तो यहाँ नहीं बनता, नहीं मिसप्रिंट हो गया है। तो इसको देखिएगा। तो जो बरखान है ये हवा, जो वायु के निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा बनता है। बजाद भी बनता है, बालुका भी बनता है। ड्रमलिन जो है ये जो है हिम अपरदन के कारण बनता है। तो ये ड्रमलिन हिमनद द्वारा बनता है, इसका हिमनद के निक्षेपण द्वारा बनता है, ये उसके अपरदन द्वारा नहीं, निक्षेपण द्वारा बनता है। तो इसका सी आंसर सही नहीं है, तो आंसर सी होगा इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18वां, काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हिमनद द्वारा, पवन द्वारा,
प्रवाही जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। तो ये भूमिगत जल द्वारा होता है। डी नॉर्वे, स्वीडन। और इससे अगर मोबाइल में आप सर्च करते हैं अपने पे तो काष्ठ स्थलाकृतियाँ, तो ये जो नॉर्वे, स्वीडन, इधर बहुत ज़्यादा काष्ठ आकृतियाँ पाई जाती हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा थाईलैंड के वीडियो वगैरह देखे होंगे, बाली के वीडियो देखे होंगे कि ज़मीन पहाड़ के अंदर नाव चलाते हैं सब, तो काष्ठ आकृतियाँ जो अंदर अंदर भी वो लोग भूमिगत जल जो होते हैं ये काष्ठ की आकृति बनाते हैं। तो डी ये सही है 18वें का। इसमें जो स्वीडन, नॉर्वे है उसी के आसपास का क्षेत्र में ये सब बनता है। जो यूगोस्लाविया की एड्रियाटिक सी तट है वहाँ के क्षेत्र के नाम पे इसका बना है। जो 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 चूना पत्थर के क्षेत्र स्थल हैं उन्हीं के नाम पे इसको कहा जाता है काष्ठ का क्षेत्र। तो 18वां हो गया। अब 19वें पे चलते हैं। 19वें नंबर क्वेश्चन, जब नदियां अपर्दन क्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो वे मैदान कौन सा मैदान कहलाते हैं? तो वो कौन सा मैदान कहलाते हैं बताइए, कौन सा मैदान कहलाते हैं? तो वो संप्राय मैदान कहलाते हैं। तो याद रखिए संप्राय मैदान, बी आंसर सही है इसका, संप्राय मैदान कहलाते हैं। 19वां हो गया ना। अपर्दन की लास्ट स्टेज होती है संप्राय मैदान। क्यों? कि वो नदी तल को प्राप्त कर जाता है। अगर नदी तल से थोड़ा सा भी ऊंचा होगा तो उसको काटना शुरू कर देती है नदियाँ, और जब नदी का जो तल होता है उसके बराबर हो जाती हैं तो उसको काटती नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होता है। अगले पे चलते हैं। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होती है। तीसरा है हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसको बताइए। तो पहला इसका सही है, हवाईयन तुल्य जलवायु सर्वाधिक विनाशकारी नहीं होती है। वो पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी होती हैं, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी वो काफ़ी विनाशकारी होती हैं। तो ये बी दूसरा गलत है। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है, ये ठीक है। और लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार शांत होता है, तो ये भी बात सही है। और जिस लावा में मतलब कि ज्वालामुखी में लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उनकी प्रकृति एसिडिक हो जाती है। तो हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय है क्योंकि यहाँ पे सिलिका की मात्रा कम है। तो इसका आंसर सी होगा। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है वो विनाशकारी होती है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक जलवायु ज्वालामुखियों से प्रभावित क्षेत्र है? सर्वाधिक जलवायु से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है बताइए। मध्य महाद्वीपीय प्लेट, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला, अंतर प्लेटी ज्वालामुखी क्षेत्र। 21वें का क्वेश्चन आंसर बताइए। सब जानते होंगे इसको कि परिप्रशांत महासागरीय मेखला जो है वो सबसे अधिक प्रभावित है। तो बी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो रेडान की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन, बी वाला सही है इसका, रेडान की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। क्या ये सही है? वह स्थान जहाँ पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। तो जहाँ अनुभव सबसे पहले होता है भूकंपीय केंद्र कहते हैं उसको। इसके बारे में हमने बताया है। कौन सा कथन सही है? तो भूकंप का तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल में किया जाता है, तो ठीक है। वह स्थान जहाँ पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र नहीं अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है। अभी छूट गया है, अभिकेंद्र कहते हैं। दोनों सही है, इसको याद रखिएगा। भूकंपीय केंद्र नहीं अभिकेंद्र कहते हैं, भूकंपीय अभिकेंद्र मिस हो गया ये। ठीक है, दोनों इसका सही है। सी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारी तरंगें होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। तो 24वें का आंसर बताइए। सुनामी मूल रूप से ज्वारी तरंगें होती हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं, तो ये गलत है।
क्योंकि ज्वारी संबंध से कोई इसका संबंध नहीं है, ज्वारी तरंग से। ये अलग तरंग है जब समुद्र के तल में या महासागरों के तल में भूकंप आता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है या दरार बनती है, तो उस समय सुनामी आता है। तो ये ज्वारी तरंगों से कोई इसका लेना देना नहीं है। और सुनामी शब्द जो है जापानी शब्द है, तो बी केवल सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण महासागरीय जलधारा है? तो बताइए, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा कि ठंडी जलधारा कौन सी है तो आप गर्म बता देंगे तुरंत। बताइए कौन सी है। अभी कल ही की वीडियो में बताएं, इसमें प्यूराइल ठंडी जलधारा है, बताया था हमने। कनारी जो है ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है, तो ये डी आंसर सही होगा इसका। डी है गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया ये पाई जाती है अवसादी चट्टानों में, तो बी आंसर सही है इसका। प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? तो बताइए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 27वें का बताइए। तो 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, तो सी वाला आंसर सही है। इसमें निर्माण ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो चूने की जो उनका जो खोल होता है, जो उनका ऊपरी परत होती है चूने की, उसका निर्माण 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे अधिक होता है। उनकी अस्थि पंजा का विकास 20 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ज़्यादा मात्रा में होता है, काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो 28वें पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होता है? कमी आती है, ये सभी जानते हैं। वृद्धि होती है, कमी आती है, पहले वृद्धि फिर कमी, पहले कमी फिर वृद्धि, तो इसमें कमी आती है, तो बी आंसर सही है इसका। बी आंसर सही है, कमी आती है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ है? सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? बताइए। सबसे मेघ पच्छाव मेघ सबसे ऊंचाई पाए जाते हैं कि पच्छाव स्तरीय पाए जाते हैं कि उच्च स्तरीय पाए जाते हैं कि उच्च कपासी पाए जाते हैं? तो 29वां को बताइए। तो पच्छाव मेघ जो हैं, बी आंसर सही है इसका। पच्छाव मेघ सबसे ऊंचाई पे पाए जाते हैं, जो सफ़ेद रंग के रेशम की तरह चमकते रहते हैं, देखे होंगे। सबसे अधिक चमकते हैं, वो सबसे ऊपर पाए जाते हैं। सबसे ऊपर पाए जाने के कारण उसमें जो टेम्परेचर होता है उनका काफ़ी कम होता है, और उसमें हिम के कण होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, जिससे प्रकाश का जो किरण पड़ती है तो एल्बिडो के कारण वो चमकता है। जो एल्बिडो आप ऊपर बताए हैं उसके कारण वो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो इस वजह से हमको वो अत्यंत सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, मगर वो वर्षा नहीं कराते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम चलती हैं, मगर थोड़ा एंगल हो जाता है उनमें, तो ये डी आंसर सही है इसका। क्यों, क्या हो रहा है यार? इसका डी आंसर कहाँ गया? 30वें का जो डी है वो सही है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है, ये कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, और इन पवनों का जो तापमान अत्यंत कम होता है, जैसे किसी कारण इनकी जो जल वाष्प धारण करने की क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, तो ये बारिश नहीं करती हैं, तो डी वाला इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमान 10 डिग्री या इससे कम होता है, इसके बताना है कौन सा सत्य है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापांतर जून में तथा न्यूनतम तापांतर दिसंबर में अंकित किया जाता है, तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो सागरीय जल है उनका उच्चतम वार्षिक तापांतर अगस्त में और न्यूनतम तापांतर फरवरी में, तो ये अगस्त हो गया। कहाँ गया? जून दिया है, अगस्त है, और ये दिसंबर नहीं है, फरवरी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर होगा केवल एक सही होगा। ए सही है इसका आंसर, ए है। ठीक है, अब 32वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछ रहा है किस महासागर की औष्णिक लवणता सर्वाधिक है?
32वें का बताइए कौन सा है। हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर की जो है लवणता सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो डी वाला सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 33वां। महासागरीय जल की लवणता सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। जिस स्थान पर तापक्रम अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ लवणता भी अधिक होती है। नदियों के मुहाने वाले भाग में लवणता कम पाई जाती है। तो कौन सा सही है? तो पहला है कि महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है, तो ये बात सही है। जिसमें जैसा तापक्रम अधिक होता है वाष्पीकरण, ये भी ठीक है। नदियों का मुहाने पे कम पाई जाती है, तो 1, 2, 3 डी वाला सही इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो उसको हम फोटॉन कहते हैं, तो सी आंसर सही है। फोटॉन कहते हैं, फोटॉन के पैकेट में निकलते हैं वो। 35वें का है, सागरी जल का वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं? वह सीमा क्षेत्र जहाँ पे तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोलाइन, जीरो लाइन, थर्मोक्लाइन, उपयुक्त में सभी। तो इसको सी कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। सी आंसर सही है इसका। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र या वह परत जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। सी वाला सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के तट पर पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में होता है? दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में, लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में, मध्यम तरंगदैर्घ्य के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जब जो तरंगें आती हैं, जो सूर्य से आके पृथ्वी के सतह पे हम लोगों को जो लगती हैं, वो लघु तरंगें होती हैं। आज जैसे हम जो कपड़ा पहने होते हैं या कोई बर्तन हम रखे हैं बाहर, लोहा है या पृथ्वी की सतह है, जब वो सूर्य किरण को अवशोषित करती है और जब उनका विकिरण करती हो तो वो लॉन्ग वेव विकिरण करती है। जैसे ये सतह है, तो जो ऊपर से सतह है तो ऊपर से जो आती है किरणें वो शॉर्ट वेव होती हैं, मतलब कि लघु तरंगदैर्घ्य वाली होती हैं। जब यहाँ से विकिरण होती हैं तो ये दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली होती हैं। तो लघु तरंगदैर्घ्य की जो होती हैं वो वातावरण में ज़्यादा अवशोषित नहीं होती हैं, मगर जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली होती हैं वो वातावरण में ज़्यादा अवशोषित होती हैं। तो चलिए ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, लघु तरंगदैर्घ्य। जो ये ऊष्मा लघु तरंग के रूप में प्राप्त होती है उसको आइसोलेशन कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। आइसोलेशन नहीं, इंसुलेशन या सूर्यातप कहते हैं इसको, इंसुलेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो महासागरों का उच्च तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, पहला है ये। दूसरा है, कौन सा असत्य बताना है 37वें का। तो पहला तो ठीक है, पहले बात ही सही कह रहे हैं। सामान्यतः गहराई के साथ तापमान में कमी आती है, तो ठीक है। जैसे आप किसी भी नदी या तालाब में कभी भी बचपन में आप नहाए होंगे, तो जैसे घुसते हैं दोपहर में तो ऊपर के भाग में हमको गर्म लगता है, जैसे जैसे पैर हमारा अंदर जाता है तो नीचे के भाग में हमको ठंडा महसूस होता है। तो वही है, सामान्य गहराई के साथ तापमान में कमी आती है। सामान्य रूप में सागरीय लवण को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा को 0% में दर्शाते हैं। तो ये बात सही है, तो सी भी सही है। समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका निम्न नहीं तो उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि सामान्य जल में लवणता कम होती है और समुद्री जल में लवणता अधिक होती है। तो किसी चीज़ में जब हम उसमें किसी भी जल में जब उसमें इम्प्योरिटी मिला देंगे, जैसे मान लो नमक मिला दिए, चीनी मिला दिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? अगर सिर्फ पानी रहेगा तो पानी के अणुओं को गर्म किया जाता है, मगर पानी के साथ जब चीनी भी रहेगा तो चीनी या नमक उनके भी अणु को गर्म करना पड़ेगा, तो हमको अधिक देर तक उसको पकाना पड़ेगा, तब उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर सही नहीं है, तो डी उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं 38वें नंबर क्वेश्चन पे। ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं? 4 है, 5 है, 6 हैं, 7 हैं। तो इनकी 7 पेटियां हैं, तो डी वाला सही है, 7 पेटियां। अब कौन कौन सी पेटियां हैं उसके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले ये 0 डिग्री वाली होगी, तो ये निम्न दाब वाली पेटी होती है। फिर उसके आगे उपोष्ण वाली होती है,
फिर उसके आगे उपध्रुवी वाली होती है, फिर उसके आगे ध्रुवी वाली होती है। ठीक है, तो 3 ऊपर हो गई, ऐसे ही 3 नीचे होती है, तो 3 ऊपर 3 नीचे और 0 वाली, तो 7 3 3 6 1 7 हो गई। तो 7 पेटियाँ होती हैं जिनका नाम इस तरीके से है: विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटियाँ, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। 7 पेटियाँ होती हैं इस तरीके से। बस इसे जनसंख्या में याद रखिए, बाकी ज़्यादा दिमाग में मत दौड़ाइए। 7 पेटियाँ होती हैं, इसको बुक में एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसका डी होगा, ये तो याद है ना। निम्नलिखित 39वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है 39वें का। तो फैरल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियालिस बल के आधार पर किया। तो ये ठीक है, पहला सही है। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला या बहा करती हैं उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। तो ठीक है, ये भी सही है, सनातनी पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। तो ये भी ठीक है। तो फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ये उल्टा कर दिया है। ये दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, दाहिनी ओर नहीं, बाईं ओर है, बाईं ओर मुड़ती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो है वो दाईं ओर मुड़ती हैं, दाईं ओर। तो ये इसमें अदला बदली हो गया। तो ठीक है, डी वाला गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। किन हवाओं के कारण तटीय भाग की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है? 40वें का आंसर बताइए। अब एक तो ये समझना कि समकारी प्रभाव क्या होता है। समकारी प्रभाव का मतलब ये होता है कि न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्म होती हैं। तो वहाँ का मौसम लगातार मतलब एक समान बना रहता है, न बहुत ज़्यादा ठंडी का आभास होता है, न ही बहुत अधिक गर्मी का आभास होता है। तो ये होता है स्थलीय संवेद के कारण। तो ए इसका सही आंसर है, 40वें का ए। स्थलीय हवाओं के कारण तटीय भागों में जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सुमेलित नहीं है, कौन सा चित्र सुमेलित नहीं? हवा और क्षेत्र कौन सुमेलित नहीं है? तो इसे पूछा है कि जो लोकल विंड है वो कौन कहाँ बहती हैं। लोकल विंड के बारे में पूछ रहा है, कहाँ बहती हैं। तो सिराको गिनी में बहती है, क्या ऐसा ही है? बिली ऑस्ट्रेलिया में बहती है, तो ये ठीक है बिली। फॉन जो स्विट्जरलैंड में बहती है, भी ठीक है। ब्लीजर्ड जो है कनाडा में बहती है, ये भी ठीक है। जो सिराको है वो गिनी में ना बहते हुए कहाँ बहती है सिराको, बताइए। सिराको जो है वो सहारा के मरुस्थल से बहते हुए वो मध्य सागर को पार करके इटली में गिरती है। तो ये सहारा डेजर्ट की हवा है, गिनी की नहीं है। तो पहला गलत है इसका, ए आंसर सही है इसका। और इटली में रक्त मतलब खून की बारिश कहते हैं उसको होता है, तो वो सिराको के कारण होता है। वो लाल रेतों को उड़ा के ले जाती है जो भूमध्य सागर से, और गर्म भी होती है। तो भूमध्य सागर से क्या होता है, अधिक से अधिक वो जलवाष्प को या नमी को ग्रहण करती है और इटली में जाके बारिश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उष्मांक कहते हैं। उसे हिमपात कहते हैं, पाला कहते हैं, संघनन कहते हैं, उष्मांक कहते हैं। उष्मांक कहते हैं, संघनन नहीं कहते। संघनन में बारिश होती है। उष्मांक सी आंसर सही है इसका, 42वें का सी होगा, उष्मांक कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा ध्रुवीय क्षेत्र, केवल ध्रुवीय क्षेत्र। तो बताइए किस में होती हैं, अभी बताया हमने। तो ये है आपका सी, इसका ए एक सही है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र तथा समशीतोष्ण क्षेत्र, ए सही है। यहाँ पे बारिश वर्ष भर होती रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के मेघ
किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? तो पच्छाद स्तरीय मेघ के कारण, पच्छाद मेघ के कारण, पच्छाद कपासी मेघ के कारण, वर्षा स्तरीय के कारण, तो कौन सा बताइए? तो इसका आंसर 44वें का आंसर है पच्छाद स्तरीय मेघ। जो मेघ होता है महीन और सफ़ेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं, इसके कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई देने लगता है। तो इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है इनको। तो ए सही है। शीतोष्ण चक्रवात नहीं, शीताग्र नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। तो 45वें का ए होगा। 46वें का चलते हैं। रूर प्रदेश किस खनिज के लिए जाना जाता है? देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। रूर प्रदेश कहाँ पे है? पहली बात तो यही। और किस के लिए जाना जाता है? तो रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है, इसको याद रखिएगा। जर्मनी में स्थित है। तो किसके लिए जाना जाता है ये? कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक किसके लिए जाना जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ रूर नदी बहती है, ठीक है, तो बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर ए सही है, कोयला के लिए जाना जाता है। वो ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला के लिए। तो रूर प्रदेश कहाँ पे है? जर्मनी में। रूर नदी घाटी है, यहाँ कोयले खनन होता है। रूर बेसिन भी कहते हैं, रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है इसको। कोयला कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है कि रूपांतरित चट्टान है? कोयला अवसादी चट्टान है। अगले भी चलते हैं। 47वां। चिक्की चिक्कामाटा चिली, चिक्कामाटा चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए चिली किसके लिए जाना जाता है? प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा, बॉक्साइट। तो तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है चिली। सी सही है। चिली में तांबे की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे प्रसिद्ध खान है। और सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला धातु तांबा ही है, जान लीजिएगा। उत्पादन में सर्वाधिक स्थान चिली का है, दूसरा पेरू। नंबर क्वेश्चन। तो यूक्रेन का क्रीवायरॉग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो करंट अफेयर्स में काफ़ी है, तो इसको समझ लीजिए कि यूक्रेन का जो क्रीवायरॉग है लौ अयस्क के लिए जाना जाता है। तो ब्राज़ील का मिनास जिरान प्रांत भी लौ अयस्क के लिए जाना जाएगा। तो ठीक है, ए सही है इसका। ए। पोत निर्माण के लिए नहीं जाना जाता, यूरेनियम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी नहीं जाना जाता। ठीक है, तो ये लौ अयस्क के लिए जाना जाता है। 49वां का। किस नदी मार्ग का यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है? तो वो कौन से मार्ग है? डेन्यूब, पो नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। बताइए। डी राइन नदी। राइन नदी को यूरोप का व्यापार का रीढ़ माना जाता है या जीवन रेखा मानी जाती है। यूरोप का जो प्रमुख जल मार्ग है राइन नदी पर ही है। यह यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा है, सभी जान रहे हैं। इसका प्रवाह जो है वो फ्रांस बेसिन से शुरू होता है। फ्रांस से शुरू होता है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया होते हुए नीदरलैंड, इटली, लुक्जमबर्ग एवं बेल्जियम में विस्तारित है। इतना ज़्यादा ये बड़ी है। अब देख लीजिए, यह विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम आंतरिक व्यापारिक मार्ग है और ये नदी भी सबसे व्यस्तम नदी है। इससे होने वाले व्यापार में कोयला का सबसे महत्वपूर्ण है। कोयला सबसे अधिक मतलब व्यापार होता है इससे, इस मार्ग से। और इसे कोयला नदी भी कहते हैं। जितना ज़्यादा कोयले का व्यापार होता है इसी कारण इसे कोयला नदी भी कहते हैं। तो जो रॉटरडम बंदरगाह है विश्व का लदान वाली मात्रा में के आधार पर 5वां सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह है। इसी नदी पे रॉटरडम बंदरगाह, राइन नदी पे। तो डी वाला सही है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे इतना पूछेगा कि सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा, तो राइन नदी सीधे मारना है। 50वां कौन सा है? विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। तो कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी यूरोप में सर्वाधिक है, तो पहला इसका सही है पश्चिमी यूरोप। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण एशिया, चौथा है दक्षिण अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका। तो 1 और 2 इसका सही है, सर्वाधिक रेल
घनत्व पाया जाता है। 50वें का ए सही है। 51वें पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किर्गिज जनजाति यूक्रेन, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, इराक में कहाँ पाई जाती है? तो किर्गिज जो है कजाकिस्तान में पाई जाती है, तो बी आंसर सही है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो कालाहारी कहाँ पे? बोत्सवाना में है। तो कौन सी पाई जाती है? बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया में फैला है, तो यहाँ बुशमैन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सी इसका आंसर सही है, बुशमैन। ये कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में फैला है। यहाँ बुशमैन लोग रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय जो आखेट है और जंगली वनस्पतियों को एकत्र करके अपना जीवन रेखा चला रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान का मैनचेस्टर उपमा किसे दी जाती है? जापान का मैनचेस्टर कौन सा है बताइए? क्योटो है, ओसाका है, नागोया है, योकोहामा है। 53वें कौन सा है? तो ओसाका को कहते हैं। बी आंसर सही है, बी सही है। अच्छा, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? किसका उत्पादन होता है मैनचेस्टर में? तो मैनचेस्टर में सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। इसी तरह से ओसाका में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, इस कारण इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है? तो इस तरह क्वेश्चन आरओ में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, डेट्रॉयट को, टोक्यो को, मॉन्ट्रियल को, पिट्सबर्ग को। तो 54वें को बताइए कौन सही है? तो यूएसए का जो पीटर्सबर्ग है उसको विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है, तो डी आंसर सही है इसका, डी आंसर सही है, पीटर्सबर्ग, सॉरी डी है, डी आंसर सही है, पीटर्सबर्ग में। और लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में, एक जर्मनी में, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में है। तो ये फ्रांस में है, 55वां का ए होगा, फ्रांस में अवस्थित है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे पूछता है गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में अवस्थित है? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में अवस्थित है? चीन में, भारत में, फ्रांस में, यूएसए में। तो यूएसए में अवस्थित है, डी। 56वें का जो शिकागो का प्रांत है अमेरिका का, वहाँ जो विश्व का सबसे रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा है और सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र भी है, और यहीं पे गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है जो विश्व विख्यात है। समझ लीजिए विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है ये शिकागो में, और सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र भी है और गेहूं का भी। तो डी इसका सही है, कई चीज़ों में है। चलिए, शिकागो है, याद रखिएगा, शिकागो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? शिकागो को कहते हैं कि सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं कि न्यूयॉर्क कहते हैं कि वाशिंगटन डीसी को कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को को शिकागो का सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली किस लिए कहा जाता है? सिलिकॉन वैली मतलब आईटी क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा संपन्न है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? 58 का बताइए। 58वां का जो है पश्चिमी यूरोप है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका, पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में 90% चावल का क्षेत्र है, तो डी इसका सही आंसर है, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला क्वेश्चन, गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन की द्वितीय स्थान किसका है? भारत का है कि चीन का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का है? किसका है? भारत का है, ए सही है जी। यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा कहलाती है। वो दोमट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, कपासी मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है। तो कौन सी मिट्टी है बताइए? यह मृदा अधिक तापमान और कम वर्षा, तो ये मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो मरुस्थलीय मृदा होगी, तो इसका आंसर सी होगा, याद रखिए।
अगले क्वेश्चन में है, ये क्षारीयता ज़्यादा होती है इसमें, रेह की भी कहते हैं। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसल और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की खेती में किया जाता है? निर्वाह कृषि, स्थानांतरित खेती, वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि। तो गहन कृषि ही है, ये डी आंसर सही है इसका। डी जो है गहन कृषि। बहुत छोटे जोत होते हैं जिसमें 3 फसलें होती हैं गहन तरीके से, और वहाँ पशुपालन भी होता है। इंपॉर्टेंट है ये डी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैकिले, माउंट एकाकागुआ, किलीमंजारो और एटलस। पूछा है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा कौन सा है, तो एटलस है कि माउंट मैकाले है। 62वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो माउंट एकाकागुआ है, तो बी इसका सही उत्तर है। माउंट एकाकागुआ जो है सर्वोच्च माउंटेन है। एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर भी है, इसे कहते हैं एंडीज पर्वत पे है, और दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट नामक मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? ईरान में है कि इराक में है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान? दस्त ए कबीर जो है वो किस देश में है, तो बताइए। ईरान में है, ए सही है, ए ईरान में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 64वां निम्न में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा नहीं बनाता? तो लाल सागर की सीमा कौन नहीं बनाता है? सऊदी अरब, यमन, जिबूती और लीबिया। तो कौन सा है? तो लीबिया है, डी आंसर सही है इसका, लीबिया नहीं बनाता। तो ये जान लीजिए कि लाल सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो सऊदी अरब है, यमन है, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। जो लीबिया है भूमध्य सागर से बनाता है, इसको याद रखिएगा। अब भूमध्य सागर से जो देश सीमा बनाते हैं उसमें स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको है, इटली है, ग्रीस है, माल्टा है, मिस्र है, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, साइप्रस है और तुर्की है। ये भूमध्य सागर से बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। किस में गिरती हैं यूराल और वोल्गा नदी? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं, कैस्पियन सागर, सी इसका आंसर सही है, कैस्पियन सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। शहर और नदी को सुमेलित करना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। तो बगदाद जो है टिग्रिस नदी सही है, पहला ठीक है। वान जो है राइन नदी, ये भी ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी, ये भी ठीक है। वियना है वो स्वाद नदी दिया है, तो वियना जो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, और डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये डी गलत है। जो स्वाद नदी के तट पे ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर है, पर्थ, जो ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर है वो स्वाद नदी पे है। तो वियना जो किस नदी पे है? डेन्यूब नदी पे है, याद रखिएगा, डेन्यूब नदी पे। तो डी आंसर सही है इसका, यही मैच नहीं कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है, यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो कौन सा सही है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बताइए। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन में, तो पहला सही है। दूसरा ये उष्णकटिबंधीय है, नहीं, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है, ए सही है इसका। इसी घास के मैदान में कंगारू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो बताइए कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा गलत है, स्वेज नहर ये भी गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं भी गलत है। कील नहर जोड़ती है, तो इंपॉर्टेंट है सी, कील नहर। निम्नलिखित में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में आपको क्रम लगाना है।
तो ये पूछ लेता है कभी कभी, उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाइए कौन सा है। तो पहले होकेडो है उत्तर में, फिर होन्सू है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है। तो ये कौन सा है? बी वाला आंसर सही लग रहा है इसमें। होकेडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशू। तो 69वां का बी है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो मध्य एशिया में कौन सा देश नहीं आता भैया, बताइए। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो मध्य एशिया में तो कजाकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान नहीं आता है, दक्षिण एशिया में आता है। तो सी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फसान कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन सी संधि है जो भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? डेनमार्क संधि, जिब्राल्टर की संधि, नॉर्थ चैनल, डोवर की संधि। तो जिब्राल्टर सभी को पता है, बी आंसर सही है इसका, बी, जिब्राल्टर जल संधि। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? बताइए। मकर रेखा को, विषुवत रेखा को, कर्क रेखा को, विषुवतीय व कर्क दोनों को। तो विषुवतीय कर्क काटेगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी नदी होनी चाहिए तब भाई, मगर ये विषुवत रेखा काटती है 2 बार, कांगो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कांगो नदी 2 बार विषुवत रेखा काटती है। 72वें का बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूइट तथा अलूटस आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो बताइए किस महाद्वीप के हैं ये? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, तो ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछ जाता है, गोल हो जाते हैं लोग। तो ये 74वें कौन सा है? बोलीविया और उरुग्वे, उरुग्वे और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और गुआना। तो कौन सा 74वें का? बोलीविया और पराग्वे। तो सी आंसर सही है इसका, 74वें का सी। दक्षिण अमेरिका के 2 स्थलरुद्ध देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, सी आंसर सही है, बोलीविया और पराग्वे, याद रखिएगा, पूछता है यूपीपीसीएस में और आरओआरओ में। किम्बरले का पठार कहाँ पे अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है और दक्षिणी अमेरिका में है। तो किम्बरले का पठार जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरले की खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा, 2 चीज़ है इसमें। किम्बरले का पठार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और किम्बरले की जो खान है, किम्बरले की खान जहाँ सोना उत्पादन होता है अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। तो किम्बरले प्रोसेस एक मतलब कि एक रूल रेगुलेशन की किताब है जो कि हीरे के स्टैंडर्ड को डिसाइड करती है। तो किम्बरले प्रोसेस अफ्रीका से, वो किम्बरले प्रोसेस अफ्रीका वाले से जुड़ा हुआ है। तो अब मगर पठार जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? तो टारस, कुक, वास, हुडास। तो इसका जो सी है, कुक जल संधि, ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। तो सी आंसर सही है इसका, कुक जल संधि, सी। देश और राजधानी मिलाना है, तो अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, पेरू की लीमा है, वेनेजुएला की काराकस है, चिली की क्यूटो है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है इसमें। तो 77 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है? तो चिली की क्यूटो नहीं है, चिली की राजधानी सैंटियागो है, जबकि क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है, समझ लीजिए। तो डी इसका सही आंसर है, सैंटियागो चिली की है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और चीन के साथ। तो कौन सा देश है? तो सबसे कम सीमा किसके साथ है? तो म्यांमार के साथ है, 1643 किलोमीटर की है केवल। तो पहला है, पहले का ए है इसका आंसर, 78वें का म्यांमार है। नेपाल के साथ है ज़्यादा है म्यांमार से, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है, चीन के साथ ज़्यादा है। तो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ है
फिर चीन के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है, फिर नेपाल के, फिर म्यांमार से, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो इसमें भूटान और अफगानिस्तान नहीं था, तो इस वजह से म्यांमार मानना पड़ा। तो 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो इसमें अर्जेंटीना का जो है, अर्जेंटीना देश का जो क्षेत्रफल है वो भारत से अधिक नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है। अमेरिका भारत से अधिक है, ब्राज़ील भी भारत से अधिक है, ऑस्ट्रेलिया भी भारत से अधिक है। तो भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला देश कौन सा है? रूस है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर कनाडा है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो बताइए कौन सा? अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो कौन सा है 80 का? तो लद्दाख सबसे विस्तृत है, सी आंसर सही है इसका। 81वां चलते हैं कि जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। त्रिपुरा के साथ है, पश्चिम बंगाल के साथ है, मिजोरम के साथ है कि असोम के साथ है? 81वें का कौन सा आंसर सही है? तो भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल से मिलते हैं, बंगाल से मिलते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बंगाल की सीमा से मिलते हैं। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा जो है जीरो लाइन से की संज्ञा दी जाती है, तो त्रिपुरा आंसर है इसका, जीरो लाइन की संज्ञा दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुरा, ये सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य 82वां का असत्य बताना है। तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का तटीय मैदान है, उनके बारे में। तो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। तो पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, तो कौन सा असत्य है? तो पहला बी देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वार नदमुख तथा पूर्वी तट के मैदान पर डेल्टा पाए जाते हैं, तो ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निम्नमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे फीटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। बताइए कौन सा सही है? इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य 2 हैं इसमें। पहला भी असत्य है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, तो ये गलत है। तो ये जो नदमुख माना सही है। पूर्वी तटीय मैदान उन्मज्जन निमज्जन, ये भी गलत है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान में उन्मज्जन और निम्नमज्जन की प्रमाण मिलते हैं। और डी वाला सही है, प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या कम है। पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या इसीलिए कम है क्योंकि वहाँ कटे फटे कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या कम है। तो डी वाला भी सही है। तो डी, इसमें ए और सी दोनों गलत हैं, क्योंकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कम मतलब सकरा है, और पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कालाक्रम 83वां क्वेश्चन है, कालाक्रम अनुसार शैलों का क्रमों का सही क्रम क्या है? तो कौन सी जो चट्टानें हैं किस क्रम में बनी हैं हमारे देश में, तो उसी का हमको मिलान करना है, उसी क्रम लगाना है क्रोनोलॉजी तरीके से। तो सबसे पहले हमारे यहाँ बनी थी आर्कियन, फिर धारावाड़, फिर कुडप्पा, फिर बिंद। तो धारावाड़, कुडप्पा, आर्कियन, धारावाड़, कुडप्पा, बिंद कहाँ पे है? तो ये है डी वाला भाग। तो 83वां का डी होगा। सबसे पहले आर्कियन थी, फिर धारावाड़ थी, फिर कुडप्पा थी, फिर बिंदेन थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुग्याल, उखरूल, खज्जर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें। तो याद रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया। तो मर्ग जो है वहाँ घास के मैदान हैं। और 84वें का कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो
जो क्या कहते हैं बुग्याल है और पयाल है, ये उत्तराखंड में पाया जाता है, जबकि खज्जर हिमाचल प्रदेश तथा उमरूख जो है मणिपुर में पाया जाता है। स्थित घास के मैदान हैं। तो बुग्याल अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो इसका डी आंसर सही होगा 84वें का। उपरोक्त में से कोई नहीं। मर्ग पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन 85 नंबर का, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खीरगंगा उत्तराखंड, अरावली महाराष्ट्र, अत्रि उड़ीसा, जकरेम मेघालय। तो कुछ नहीं पता, तो अरावली तो पता है कि महाराष्ट्र में नहीं है, तो बी गलत है, इसका बी गलत है। अरावली महाराष्ट्र में कहाँ आती है? अरावली महाराष्ट्र में नहीं, बी गलत है। खीरगंगा जो उष्ण जल स्रोत है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी गलत है। तो क्वेश्चन ही गलत है, 85 क्वेश्चन मत लगाइए। बस ये याद रखिए, खीरगंगा उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। ये जो गर्म जल का स्रोत है, जो अपने आप से गर्म जल निकलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डायमीर जम्मू कश्मीर, छोटा सीगरी हिमाचल प्रदेश, जेमू सिक्किम, नमीक लद्दाख। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियरों के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो डी है नामिक, वो लद्दाख में नहीं है। जो नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल रेंज में पाया जाता है। तो डी इसका सही आंसर है। नामिक जो है ये उत्तराखंड में पाया जाता है, बाकी सब सही हैं। तो डी सही होगा 86वें का। 87वें पे चलते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भावर क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, तो सही है। भावर क्षेत्र जो होता है, जो गिरिपात क्षेत्र होता है, जहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर पाए जाते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, इसी के अंदर नदियों का पानी खो जाता है और कुछ दूर बाद जाके निकलता है। तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में स्थित है। भावर के दक्षिण में तराई सही है। खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, तो ये भी ठीक है। उत्तर भारत में मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है, तो ये गलत है। पश्चिम से पूर्व जाने पर कम होती है। 87वें का डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। तो भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से पूछता है। दूध सागर कर्नाटक, बरकाना उड़ीसा, खंडाधार हिमाचल प्रदेश, पलानी गोवा। तो कौन सा है, मिलाइए। 88 का। तो जो दूध सागर है गोवा में है, तो ए का हो गया चौथा, ठीक है। बरकाना जो है वो कर्नाटक में है, तो कर्नाटक कौन सा है, तो पहला हो गया। फिर तीसरा जो है खंडाधार उड़ीसा में है, तो उड़ीसा कौन सा है, दूसरा हो गया। पलानी गोवा, नहीं पलानी हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का जो हो गया तीसरा हो गया। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ए सही है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 89 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? चूरिया मुरिया पहाड़ी, हुंडवा श्रेणी, चोओयू, कटचल। कौन कौन अवस्थित है भाई? मतलब पूर्व पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, कौन सी है वो? तो जो कटचल है, ये कटचल अंडमान निकोबार में है, तो डी इसका गलत हो, चौथा गलत हो जाएगा। कटचल ये अंडमान निकोबार में है। और बाकी जो हैं चूरिया मुरिया, डुंडवा और चोओयू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश हिमालय में है, तो ए सही है इसका। कटचल जो है अंडमान निकोबार में है। 90 को देख लेते हैं। भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो पूर्वी घाट किस काल में बना था भैया? प्रीकैम्बियन, हार्सियन, कैलिडोनियन, अल्पाइन। तो भारत में पूर्वी घाट जो श्रृंखला है वो बनी थी
कैलिडोनियन काल में बनी थी, तो याद रखिएगा सी इसका सही है, कैलिडोनियन काल। खनिज संभाव्यता की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? तो सबसे अधिक संभावना किस वाले क्षेत्र में जो है वो खनिज की अधिकता हो सकती है, ये पूछ रहा है। संभावना बताइए किसमें? कडप्पा में, गोंडवाना में, धारावाड़ में, विंध्यन में। तो धारावाड़ में सबसे अधिक पाया जा सकता है, तो सी सही है। अब पाया भी जा रहा है वर्तमान में। 92 में मेन बाउंड्री थ्रस्ट किन पर्वत श्रृंखला के बीच में है? इसको भी पूछ सकता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट किस दो पर्वत श्रृंखला के बीच में है? तो ट्रांस और बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 का सी सही है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? रांची, पलामू, देवगढ़, हजारीबाग। तो जो देवगढ़ है वो छोटा नागपुर का हिस्सा नहीं है। न तो रांची का पठार, पलामू का पठार, हजारीबाग, ये सब छोटा नागपुर का हिस्सा हैं। जो देवगढ़ का पठार है वो विंध्याचल बघेलखंड पठार का हिस्सा है, बघेलखंड का हिस्सा है देवगढ़। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 94 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। केदारनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। 94 कौन सही है? तो अलकनंदा नदी महानंदा से, मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो पहला ठीक है। अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है, पहला सही है। दूसरा ये गलत हो जाएगा इसी वजह से। रुद्रप्रयाग में मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी से ठीक है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, ये भी ठीक है। तो 94 का जो होगा बी गलत है, क्योंकि कर्णप्रयाग में क्या मिलता है? मंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। पिंडार और अलकनंदा मिलती हैं कर्णप्रयाग में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन मिलती है? तो सबसे लास्ट में कौन है भैया, बताइए। मतलब कि सबसे कौन मिलती है? कोसी, महानंदा, सोन, गंडक। 95 को बताइए। इसका है जो महानंदा है, 95 का बी। महानंदा जो है सबसे पूर्व सबसे अंत में मिलती है। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप अपवाद तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रायद्वीप नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं, तो ये बात सही, बिल्कुल सही है। जो हमारी नर्मदा नदी है वो लगभग 160 मिलियन वर्ष पुरानी है, और जो हमारी गंगा नदी है वो 50 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादा पुरानी हैं, तो पहला ठीक है। दूसरा है कि इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है, क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। तो बी वाला देख लेते हैं। बी वाला ढाल प्रवणता के बाद, तो ढाल प्रवणता उनकी अधिक होती है जो सबसे नई नदियाँ होती हैं। तो ये तो काफ़ी पुरानी है, तो ये लोग पहले ही ढाल प्रवणता बहुत कम है इनके में, ये आधार तल को पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। तो दूसरा गलत है इनका, तो बी वाला गलत है इनका। पहला से दूसरा गलत है। तीसरा है यहाँ की नदियाँ विसर्प बनाती हैं, तो भारत में प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प बनाती हैं। यह वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं तथा ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं, तो डी वाला भी सही है। तो 96 का जो है बी गलत है, बाकी सब सही है। और ये विसर्प नहीं बनाती हैं, यहाँ हम पढ़ लिए कि विसर्प बनाती हैं, तो यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं, ये सही है। विसर्प मैदानी क्षेत्र की नदियाँ बनाती हैं, तो इसका बी सही है। बी आंसर है 96 का। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ पुरानी हैं हिमालय की तुलना में, तो ठीक है। ढाल प्रवणता प्रायद्वीपीय नदियों की कम है हिमालय की तुलना में, और वह ढाल तल को बहुत पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं।
ठीक है, यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं, प्रायद्वीप की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं, ये बात सही है। यहाँ वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं और ग्रीष्म काल में लगभग सूख जाती हैं, ठीक है, ये सब सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुष्क मरुस्थल कांटेदार वनस्पतियों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो बताइए कितनी पाई जाती है? जितना कम से कम हो उतना मार दीजिए, वही सही है। तो ए आंसर है इसका, 50 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी का तापमान विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते? तो इसके पहले हम बता चुके हैं कि क्यों नहीं करते हैं ये, क्योंकि मुंबई वाला क्षेत्र और गोवा का क्षेत्र, यहाँ पे क्या होता है कि जो समुद्री जो हवाएं हैं, जो समुद्री जलवायु के कारण यहाँ के जो लोग हैं उनको गर्मी ठंडी का ज़्यादा एहसास नहीं होता है, कब ऋतुएं बदल रहे हैं उनको पता नहीं चलता है, हर समय समान मौसम बना रहता है वहाँ पे। तो 98 में का सी है, समुद्री समकारी जलवायु के कारण ऐसा होता है। अब 99वां देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी समुद्री समकारी जलवायु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? केवल शीतोष्ण कटिबंध में, केवल उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों में? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 8 डिग्री से लेके और 37 डिग्री तक है। तो 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंध होता है, उसके बाद शीतोष्ण शुरू हो जाता है। तो सी इसका सही आंसर होगा, जो सी है शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध है, तो 99 का सी होगा। याद रखिएगा, भारत सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, वो भी उत्तरी गोलार्ध के नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में, और भारत लगभग 8 डिग्री से 8.4 शायद वहाँ शुरू होता है और 37 डिग्री के आसपास ऊपर तक जाता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाला पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है? तो बहुत ऊपर नहीं पाई जाती, जितना भी कार्यक्रम हवा का, बारिश का, ये सब चीज़ों का हो रहा है वो क्षोभ मंडल में होता है। तो ए इसका सही ऑप्शन है, 100वें का होगा ए, क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। बहुत हाई स्पीड में चलती हैं ये क्षोभ मंडल, इनकी गति समझ लीजिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, और चौड़ाई इनकी 150 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? तो मकर रेखा पर कब लंबवत चमकता है शीत, बताइए? 21 मार्च को, 21 जून को, 22 सितंबर को, 22 दिसंबर को? तो ये 22 दिसंबर को चमकता है मकर रेखा। हमारे यहाँ ठंडी होती है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में थोड़ी गर्मी होती है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिए पश्चिमी विक्षोभ है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण नहीं होती, स्थानीय पवनों से नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो ए इसका आंसर सही है, इसका आंसर डी था ऊपर वाले का इससे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? बताइए, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? ये 75 से 110 सेंटीमीटर, 111 से 115 सेंटीमीटर, 115 से 150, 150 से 200, कितना होती है? 103 का आंसर बताइए। तो 112 से 115 सेंटीमीटर के बीच में औसत एवरेज वर्षा होती है, बी आंसर सही है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है? तो वह मिट्टी जो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक रखती हो उनमें ऐसा होता है। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी नहीं है, लैटराइट नहीं, काली मिट्टी है, काली मिट्टी। तो इसका आंसर डी होगा, काली मिट्टी। डी, काली मिट्टी में देखे होंगे दरार हो जाती है, 104वें का डी है। जब जल में जब ये सन जाती है तो काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कौन सा स्तर है जिसमें जल संचयन क्षेत्र कहा जाता है? जब आप वो मृदा का जब उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसी में बताता है। तो जो इसका वो स्तर है कि
ए स्तर है कि बी स्तर है कि स्तर सी है? तो कौन सा स्तर है बताइए? इसका स्तर बी है, बी स्तर है ऐसा। सी वाला आंसर है कि बी स्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते जाते हैं। तो ये कथन तो सही है, बदलते जाते हैं। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहारपन पाए जाते हैं। तो वहाँ तक बारिश होती है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? 1500 मीटर ऊंचाई तक सदाबहारपन पाए जाते हैं, दोनों कथन सही है इसमें। सी वाला सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 106वें पे चलते हैं। तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होता है? बताइए। सबसे अधिक खनिज किस चट्टान में पाई जाती है? धारावाड़ में। तो धारावाड़ में प्राप्त होता है। लगभग सारे खनिज धारावाड़ की क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो सी है। और ऑप्शन क्या है इसके? धारावाड़ है, आर्कियन है, दक्कन है, विंध्यन है। तो धारावाड़ में पाए जाते हैं, आंसर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्कियन चट्टानों में कौन सा कथन आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है हमको। तो पहला है ये प्राचीन और मूलभूत चट्टानें हैं। 108वां नंबर क्वेश्चन। तो ये ठीक है, आर्कियन सबसे पहली चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसको अभी बाद में देखते हैं। इनका निर्माण लावा के ठंडा होने पे हुआ है। तो ये भी ठीक है। इनका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में है। तो ये भी ठीक है। तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जिनका निर्माण लावे से होता है, तो लावे में कभी भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि लावा इतना गर्म होता है कि उसमें जीवाश्म बचेगा ही नहीं। अगर रहेगा भी तो कहीं से टूट के गिरा भी तो नहीं बचेगा वो। तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बी होगा 108वें का। अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। इसका मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। तो ये तो ठीक बात है, मुख्य विस्तार यहीं तक है। यह पेटी नीस एवं ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। तो एक सही कथन बताना है, तो ये भी ठीक है। यह देश का लगभग 75% लौह अयस्क उत्पादित करता है। तो 75% तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा नहीं कम है, क्योंकि ये लौह अयस्क की पेटियों का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये जो क्षेत्र है ये भारत का 90% लौह अयस्क का प्रतिनिधित्व करता है। 90% से अधिक लौह अयस्क यहीं पे पाया जाता है। तो इसका तीसरा गलत है, क्योंकि 90% के आसपास है। तो 1 2 सही है, ए ऑप्शन इसका ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर खनिज पेटी को कहा जाता है। 110वें का कौन सा है? 110वें का पहला ही ऑप्शन है, छोटा नागपुर खनिज पेटी, मध्यवर्ती खनिज पेटी, दक्षिण पेटी, उत्तर पश्चिम पेटी। तो ए इसका आंसर सही है, छोटा नागपुर पेटी। खेतड़ी की खान निम्न से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा, जो राजस्थान के झुंझुनू में अवस्थित है। यह तांबे के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा सी, तांबा उत्पादन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक कहाँ होता है बताइए? KGF मूवी भी आई थी, तो कहाँ की मूवी है वो? 112 की बी है, कर्नाटक में। तो बी ऑप्शन सही है। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे अधिक कारखाना कोलकाता में, मुंबई में, सूरत में, वाराणसी में। तो 113 का आंसर बताइए। तो भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना वर्ष 1818 में स्थापित किया था, कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। ये सही है, कलकत्ता में, मगर ये सफल नहीं रहा, ये भी याद रखिएगा। ये आंसर है, मगर जो क्वेश्चन पूछा है तो यही मानना है। इसके बाद बम्बई में लगाया गया था, जो कि काफ़ी चला था। हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो हिंडाल्को की स्थापना फ्रांस से की गई थी, सोवियत संघ के, USA से, जर्मनी से। बताइए किसके सहयोग से की गई थी?
तो यूएसए के सहयोग से की गई थी। 114वां का सी है, सी ऑप्शन सही है इसका, यूएसए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए। तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है कि बकरी से किया जाता है कि ऊंट से किया जाता है कि भेड़ से किया जाता है, बताइए। तो अंगोरा ऊन खरगोश से किया जाता है, सी इसका सही ऑप्शन है। ये विश्व स्तरीय उच्च कोटि का ऊन होता है ये। चलिए, भारत का अग्रणी ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? ये ऊन उत्पादन, जनरल ऊन उत्पादन, ये अंगोरा ऊन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये राजस्थान है, याद रखिएगा। राजस्थान में भारत का सबसे अधिक ऊन उत्पादन होता है, तो सी इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 116वां का आंसर बताइए। पहला है गांधीनगर में, दूसरा है पंडिचेरी में, तीसरा रानीपेट में, भोपाल में। तो बताइए कहाँ पे हुआ था? तो सुपर फास्फेट का प्रथम संयंत्र तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था 1906 में, याद रखिएगा। तो रानीपेट है, 1906 में तमिलनाडु में लगाया गया था। चलिए, नेपानगर निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, दवाई के लिए, पेट्रो रसायन के लिए, अखबारी कागज़ के लिए। तो अखबारी कागज़ के लिए नेतानगर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, नेपानगर, डी ऑप्शन सही है। ये मध्य प्रदेश का नेपानगर है, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, एमपी में है ये। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने की कागज़ बनाने वाला सरकारी कारखाना भी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और होशंगाबाद में नेपानगर जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँवों को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया था, बताइए। मैदानी क्षेत्र में 1000, पहाड़ी क्षेत्र में 500, मरुस्थलीय क्षेत्र में 250। तो कौन था आंसर, बताइए। तो सभी है, याद रखिए। मैदानी क्षेत्र में 1000, पहाड़ी क्षेत्र में 500 आबादी वाला गांव, मरुस्थलीय क्षेत्र में 250 आबादी वाले गांव को ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये भी पूछता है। तो 2000 में की गई थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा। 2014, 2015, 2017, 2018। 2015 में शुरू की गई थी, तो बी आंसर सही है। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विस्तृत कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि। बताइए, इसको तो आसान है। तो बी है स्थानांतरित कृषि। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर से, मांस उत्पादन से, फूल उत्पादन से, मसाला उत्पादन से। तो 120वें का आंसर बताइए। गुलाबी क्रांति जो मांस उत्पादन से, तो बी सही है इसका। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। 121वें का MS स्वामीनाथन को। तो बी इसका सही है। वर्जिन कुरियन पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोडा जनजाति का निवास मुख्यतः कहाँ माना जाता है? टोडा जनजाति, टोडा जनजाति के बारे में बताइए। 123 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो खासी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और बादाम पहाड़ी। तो इसका ऑप्शन होता है नीलगिरी पहाड़ी में, सी ऑप्शन सही है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती हैं। जौनसारी निम्न में से किस राज्य की जनजातियां हैं? तो बताइए। जौनसारी, ये मिलान कराता है, टोडो मिलान करवा देगा, जौनसारी मिलान कर देगा। सिंगल नहीं पूछेगा तो मिलान करवा देगा। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन बना रहा है, तो बताइए। 124वां का क्या है? जौनसारी कहाँ की जनजाति है? असम की, उत्तराखंड की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की। तो ये उत्तराखंड की जनजाति है, तो बी इसका सही आंसर है। बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ साझा करती है? तो बताइए। मिजोरम है, असम है, उत्तर प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है। किससे साझा करती है? नेपाल के साथ किसकी साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश साझा करती है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से
कौन सा सुमेलित नहीं है? लक्षद्वीप व मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, सुमात्रा व निकोबार 10, डंकन पास, तमिलनाडु और श्रीलंका ग्रैंड चैनल। तो कौन सा सही 126वें का आंसर बताइए, जल्दी बताइए। सुमात्रा का व निकोबार को ग्रैंड चैनल करता है, तो तीसरा वाला गलत है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है। 2 और 3 सुमेलित नहीं है, सुमात्रा और निकोबार डंकन पास और तमिलनाडु और श्रीलंका ग्रैंड चैनल। तो इसका आंसर होगा बी, 126वें का बी। 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सुमात्रा और निकोबार को ग्रैंड चैनल करता है और तमिलनाडु और श्रीलंका को पाक की खाड़ी करती है, याद रखिएगा। ये जो है ग्रैंड चैनल और ये पाक की खाड़ी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम बताइए। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, ये तो बात सभी जानते हैं। फिर से मध्य प्रदेश आता है, फिर से महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 127वां का बी होगा, बी आंसर सही होगा इसका, बी। 127वां का बी सही है। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती हैं? भारत के किस राज्य की सीमाएं तीन देश से साझा करते हैं? भूटान, चीन और नेपाल के साथ। वो कौन सा ऐसा राज्य है भैया, बता दीजिए। तो राज्य है सिक्किम, तो डी आंसर सही है। सिक्किम के साथ नेपाल, भूटान, चीन के साथ साझा होती हैं। निम्न में से पर्वत श्रेणियों को उत्तर के दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण लगाना है। जास्कर, धौलावीर, शिवालिक, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, धौलावीर, शिवालिक। सबसे ऊपर काराकोरम होगी, याद रखिए, फिर पीर पंजाल होगी, फिर शिवालिक होगी, फिर जास्कर होगी। तो कौन सा इसका सही है? तो अगर आप इस तरह से लगाते हैं, उत्तर के दक्षिण की ओर लगाना है आपको, तो बताइए 129वें कौन सा सही है? निम्न में पहाड़ियों श्रेणियों को उत्तर के दक्षिण की ओर, उत्तर के दक्षिण की ओर क्या है ये? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो 129वें कौन सही है? तो सबसे पहले काराकोरम है, फिर पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर धौलावीर है, फिर शिवालिक है। सबसे लास्ट में शिवालिक होगा। तो पीर पंजाल, जास्कर, इसमें तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। तो 129 का हम बता दे रहे हैं कि पर्वत श्रेणियाँ जो उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, तो सबसे पहले है, इसमें मैच नहीं कर रहा है। सबसे पहले है काराकोरम, फिर आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल। फिर तीसरे स्तर पे जास्कर, धौलाधर और शिवालिक। ठीक है, तो ये है, इसको मिलान कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या? मैकाल, सतपुड़ा, बिंद, बिंध्य, मैकाल, सतपुड़ा, सतपुड़ा, बिंध्य, मैकाल, बिंध्य, मैकाल, सतपुड़ा। तो सबसे पूरब में क्या है? मैकाल है, याद रखिएगा, मैकाल पूरब में। फिर उसके बाद में आता है मैकाल के बाद आता है सतपुड़ा, फिर बिंद आता है, फिर बिंद। तो इसका 130 का ए सही है, ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? अब उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है दक्षिण भारत की पहाड़ियों का। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची, इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी, अन्नामलाई। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे लास्ट में इलायची पहाड़ी आएगी, तो जहाँ जहाँ इलायची है उसी को चुनिए। तो पहले और दूसरे में इलायची है, सबसे ऊपर नीलगिरी आएगी, तो नीलगिरी देख लेते, ए में है, ए वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। तो दर्रा के बारे में एक वीडियो हमने अपलोड किया है,
तो आपको बताना है कौन दर्रा किधर है। तो सबसे पहला जो है जोजिला आता है, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा। जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा। अच्छा, तो माना तक ही सीमित है। अच्छा, तो माना सबसे लास्ट में होगा। ये उत्तराखंड से लेके और जम्मू कश्मीर के बीच ही में पूछ रहा है, तो माना सबसे लास्ट में होगा। तो माना को देख लेते हैं। सबसे पहले जो होगा वो बुर्जिला होगा, सबसे उत्तर में बुर्जिला होगा, फिर उसके बाद में जोजिला होगा, फिर रोहतांग होगा, फिर माना होगा। तो सबसे बड़ा कौन पहला आंसर सही है इसका, याद रखिए। पहला आंसर सही है, ए सही है। बुर्जिला, जोजिला, रोहतांग और माना दर्रा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती? तो बाएं से नहीं मिलती मतलब कि नेपाल के साइड से नहीं आती, बताइए। गंडक बाएं से आती है, कोसी है वही बाएं से आती है, गोमती भी बाएं से आती है, तो टोन्स जो है वो दाएं से आती है। तो सी सही है, सी ऑप्शन 133वें का सी। टोन्स नदी गंगा में बाएं तरफ से मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट का नहीं, पूर्वी तट का बंदरगाह पूछ रहा है। तूतीकोरिन, न्यू मैंगलोर, कोचीन, मार्मगाओ। तो सब बताइए कौन सा है। तूतीकोरिन किस पे है? तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है, तो पहला ही है जो कि पश्चिमी तट पे नहीं है, तो ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? तो बताइए पूर्व में दिशा में कौन बहती है, उसका क्रम बताना है। तो बताइए महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। कावेरी, महानदी, कावेरी 2 बार हो गई है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो बताइए। तो सबसे पहले पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियों, प्रमुख नदियों में सुवर्ण रेखा है सबसे ऊपर, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और वैगई है। तो बताइए कौन सा होगा। तो सबसे पहले आएगा महानदी, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी। तो सबसे पहला ही सही है इसमें, तो ए वाला ऑप्शन सही है। 36वें पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? ये पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, तो बेतवा, सोन, चंबल, लूनी। तो बेतवा, सोन, चंबल, लूनी। सोन, चंबल, बेतवा, लूनी। सोन, बेतवा, चंबल, लूनी, यही सही लग रही है, क्योंकि बिहार में सोन है, झांसी के आसपास बेतवा मिलती है, उसके ऊपर चंबल मिलती है, फिर राजस्थान में लूनी है। तो सी ही सही है, इसका सी सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ मिलती है? बताइए कौन सी सीमा भूटान के साथ मिलती है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो भूटान की सीमा मिलती है ए वाले में, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और असम से। तो ए आंसर सही है। 138वां, कावेरी नदी के किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है? तो बताइए कावेरी नदी किन राज्यों से। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें आदमी घूम जाता है, बहुत टफ नहीं पूछता हो। तो 138वां बताइए कावेरी नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो इतना आपको पता होना चाहिए। कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, जो कि कर्नाटक में है। तो सबसे पहला कर्नाटक हो जाएगा। अब कर्नाटक में है, फिर उसके बाद में कर्नाटक और तमिलनाडु से विवाद भी है कावेरी नदी पे, तो तमिलनाडु में जाएगी ही, तमिलनाडु, फिर केरल, 3 राज्यों में बहती है। तो सी इसका सही ऑप्शन होगा, सी। 139वें में चलते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय।
ये क्रम में ही बता दिया है, तो डी वाला है, शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में अवस्थित है, तो डी इसका ऑप्शन है, शिवालिक हिमालय। चलिए अगले क्वेश्चन पे 140वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो काली तीस्ता, सतलज सिंधु, तीस्ता दिहांग, सतलज काली के मध्य। तो ये है काली और तीस्ता के बीच में, तो ए इसका ऑप्शन सही है, तो ए सही है। ठीक है, तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन तो 2-3 तो फंस ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो सही लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।